दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बिहार में तेजस्वी या नीतीश कुमार, कल नतीजों से होगा साफ। दिवाली के विज्ञापन पर भी विवाद, तनिष्क ने फिर घुटने टेके। अर्नब को हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा सेशन कोर्ट जाओ। अर्नब के समर्थन में बीजेपी की बेहूदगी, पीड़ित परिवार की फोटो वायरल। लॉकडाउन से आई तंगी, दिल्ली के कॉलेज की छात्रा ने की खुदकुशी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है विस्तार से बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश यही है कि गोदी मीडिया से निजात पाने के लिए, उसकी गुमराह करने वाली खबरों से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने की जरूरत है, उसके साथ आने की जरूरत है, उसकी ताकत बनने की जरूरत है। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। इसके साथ ही आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपनी लिए सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सत्यहिंदी.com को आपका ये सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। हालांकि एग्जिट पोल ने एक तरह से साफ कर दिया है कि बिहार में तेजस्वी का राज आने वाला है, उनकी सुनामी चल रही है। मगर कल यानी मंगलवार को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि राज्य में सरकार कौन बनाएगा और क्या एनडीए इस सुनामी में बह जाएगा। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों और वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव का नतीजा भी कल आएगा। सुबह 8 बजे से ही सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 11 बजे तक तस्वीर साफ हो सकती है। उम्मीद है कि 3 बजे तक अधिकांश परिणाम भी आ जाएंगे। सूबे में 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए किसी भी दल को 122 का आंकड़ा चाहिए। अधिकतर एग्जिट पोल में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। अगर एनडीए की बात करें तो एबीपी सी वोटर के अनुसार 104 से 128, टाइम्स नाउ सी वोटर के हिसाब से 116, आज तक एक्सिस माई इंडिया के अनुसार 69 से 91, TV9 भारतवर्ष के मुताबिक 110, रिपब्लिक जन की बात के अनुसार 117 से 91 और टुडेज चाणक्य के मुताबिक 55 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी ओर महागठबंधन को एबीपी सी वोटर के अनुमान से 108 से 131 सीटें, टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक 120, आज तक एक्सिस माई इंडिया के अनुसार 139 से 161 सीटें, TV9 भारतवर्ष के हिसाब से 115 से 125, रिपब्लिक जन की बात के अनुसार 138 से 118 और टुडेज चाणक्य के मुताबिक 180 सीटें मिल सकती हैं। तो एग्जिट पोल साफ तौर पर दिखला रहे हैं कि महागठबंधन को काफी मजबूत बढ़त मिली हुई है। तेजस्वी की लहर की बात हम पूरे चुनाव तक करते आ रहे हैं, एक बार फिर भी एग्जिट पोल में ये दिख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब असली नतीजे आएंगे, मतगणना के परिणाम आएंगे, तो ये एग्जिट पोल सही निकलेंगे कि नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल पर हमारा विश्वास बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। बार बार वो गलत साबित होते रहे हैं। ओपिनियन पोल तो गलत साबित होते ही रहे हैं, एग्जिट पोल भी गलत साबित होते रहे हैं। और एग्जिट पोल में जितने एग्जिट पोल हैं उनके बीच बहुत भारी अंतर भी दिख रहा है। 1-2 एग्जिट पोल तो बाकायदा एनडीए को जिताते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये सस्पेंस अभी बना रहेगा। जब तक आखिरी वोट तक नहीं गिन लिया जाता, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही। तो लेकिन जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हवा दिखी है, जो मतदाताओं का रुझान दिखा है, मतदाताओं का उत्साह तेजस्वी यादव के साथ दिखा है, उनके मुद्दे के प्रति लोगों में आकर्षण दिखा है, उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ और वो जोशो खरोश भी दिखा है। तो इसलिए ये संभावना यही बन रही है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करते हुए बिहार में शानदार फतह हासिल करेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन फिलहाल अपने फिंगर क्रॉस रखिए और इंतजार कीजिए कल आ रहे रुझानों के बारे में। हम आपको बता दें कि कल सुबह
हम लोग 7 बजे से आप satyhindy.com पर लगातार प्रसारण देख सकते हैं मतगणना का, उसके विश्लेषण का, और ये सिलसिला रात को 12 बजे तक चलेगा। तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। अगली खबर लेते हैं। लोकप्रिय ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क को अपने दिवाली विज्ञापन की वजह से विवादों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली का विज्ञापन आने के बाद तनिष्क पर हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा दिखाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। भारी विरोध के बाद तनिष्क ने यह विज्ञापन भी वापस ले लिया है। दरअसल टाटा समूह की कंपनी टाइटन के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने इस बार अपने विज्ञापन में दिवाली पर पटाखे छुड़ाने के लिए मना किया है। एकत्वम कैंपेन के तहत ही जारी इस विज्ञापन में नीना गुप्ता, सयानी गुप्ता, निम्रत कौर और अलाया फर्नीचर वाला ने काम किया है। वे आपस में बातचीत करके ये बता रही हैं कि इस दिवाली पर क्या करेंगी। सयानी गुप्ता कहती हैं कि वे पटाखे नहीं छोड़ेंगी और इसकी जगह अपनी मां के साथ कुछ समय बिताना पसंद करेंगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन के खिलाफ भी गुस्सा भड़क गया और इसे हिंदुओं की परंपरा पर चोट करने के रूप में पेश किया गया है। तो ये आहत भावनाओं की राजनीति इस तरह से पसर गई है कि अच्छे संदेशों को भी ग्रहण करने से रोका जा रहा है और अच्छे संदेशों को फैलने से भी रोका जा रहा है। एक खास तरह की राजनीति चल रही है। आपको पता है कि तनिष्क के पिछले विज्ञापन पर भी हंगामा किया गया था। उसमें हिंदू मुस्लिम एक कपल है दिखाया गया था और वो एक सेलिब्रेशन का मौका था जिसमें हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम रीति रिवाज कैसे आपस में करीब आते हैं ये दिखाया गया था। लेकिन जो विभाजन के पक्ष में हैं, जो हिंदू मुसलमानों को विभाजित करते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें करीब नहीं आने देना चाहते हैं, उनकी राजनीति ने उसका विरोध किया और टाटा समूह ने, इतना बड़ा समूह है साम्राज्य, उसने उसके सामने घुटने टेक दिए। इस बार भी टाटा ने फिर एक बार घुटने टेक दिए हैं और अपना विज्ञापन वापस ले लिया, जबकि इसमें एक अच्छा संदेश है कि पटाखे न छोड़े जाएं, क्योंकि पटाखों की वजह से जिस पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है वो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और पूरी प्रकृति के लिए भी खराब है। तो लगातार इस तरह की अपीलें की जा रही हैं और अगर इस विज्ञापन के जरिए भी वो संदेश देने की कोशिश की जा रही है तो उसे हिंदू रीति रिवाजों से जोड़कर देखना एक हद दर्जे की मूढ़ता है और संकुचित मानसिकता है। तंग दिल तंग दिमाग के लोग ही इस तरह की कैंपेन चलाते हैं और चूंकि उनका आतंक हो गया है और सरकार का संरक्षण इस तरह के आतंकियों को मिल रहा है, उपद्रवियों को मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार उनके हौसले बढ़ रहे हैं और वो हर जगह पर हिट कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं और कोई भी अच्छी चीज होते हुए उन्हें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हर जगह वो कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ लेते हैं जिससे उन्हें लगता है कि ये उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रही है, ये उनके धार्मिक परंपराओं को चोट पहुंचा रही है, उनके धर्म को चोट पहुंचा रही है। तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो समाज को पीछे की ओर ले जा रही है और विभाजन की तरफ तो ले ही जा रही है। अगली खबर लेते हैं। आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार पत्रकार अर्णब गोस्वामी को एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सोमवार को भी हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। शनिवार को ही सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अंतरिम राहत के लिए ये ठीक मामला नहीं दिख रहा है। अदालत ने कहा था कि यदि अर्णब को राहत दे दी गई तो हर कोई सेशन कोर्ट छोड़कर हाई कोर्ट का रुख करने लगेगा। न्यायाधीश एस शिंदे और MS कार्णिक की बेंच ने कहा था कि इस मामले में आरोपी राहत के लिए जिला सत्र न्यायालय में जा सकता है। 4 नवंबर की सुबह रायगढ़ और मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था और उसी दिन शाम को पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की थी। मुंबई पुलिस ने अर्णब, उनकी पत्नी, बेटे और 2 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में FIR भी दर्ज की थी। तो अर्णब गोस्वामी को हाई कोर्ट से जमानत न मिलना एक स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। ये माना जाता है कि अगर आपने क्राइम किया तो सबसे पहले आप निचले कोर्ट में जाएंगे, निचली अदालतों में जाएंगे। अगर वहां से आपको राहत नहीं मिलती है तब आप ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अर्णब गोस्वामी और उनके जो सलाहकार हैं उनकी आदत बिगड़ गई है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जिस तरह से एंटरटेन किया है, जिस तरह से उनको राहत दी है, उनकी सुनवाई की है, उससे भी उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। आपको याद होगा
होगा कि पहले पालघर वाले मामले में जब उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए थे तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उन्हें अगले ही दिन राहत दे दी गई थी। इसी तरह से पिछले 7 महीनों में उनके खिलाफ 7 मामले, बड़े मामले दर्ज हुए हैं और 7 बार अभी टीआरपी घोटाले के मामले में भी मामला दर्ज हुआ है। तो हर बार अर्णब गोस्वामी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और 2-3 मामलों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल भी गई है। इसीलिए उन्होंने तुरंत हाई कोर्ट का रुख किया और टीआरपी मामले में भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। केवल वही मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रवैया ठीक दिखा था। तो ये एक लगातार ये देखा जा रहा है कि अर्णब गोस्वामी और उनकी कंपनी को ऐसा लग रहा है कि सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त है और न्यायपालिका को भी वो अपने हिसाब से वहां से अपने न्याय हासिल कर सकते हैं। और इसी अति आत्मविश्वास के चलते वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट से उन्हें निराशा मिली है। हाई कोर्ट ने सही कहा है कि उन्हें जिला सत्र न्यायालय जाना चाहिए, वहां जमानत की अर्जी देनी चाहिए और फिर उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर वहां से उन्हें राहत नहीं मिलती तब वो ऊपर की अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अब देखना यह है कि जाहिर है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो सेशन कोर्ट में ही जाना होगा और वहां सेशन कोर्ट उन्हें राहत देती है या नहीं देती है, ये अब इस पर पूरे देश की नजरें लगी रहेंगी। अगली खबर लेते हैं। आर्किटेक्ट अन्वय नायक की बेटी और उनकी पत्नी को लेकर बीजेपी आईटी सेल का बहुत ही बेहुदा कारनामा सामने आया है। ये वही अन्वय नायक हैं जिनकी आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को हिरासत में लिया और बीजेपी ने उनकी रिहाई के लिए हाय तौबा मचाई हुई है। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई की आईटी सेल के संयोजक सतीश निकम ने अन्वय की बेटी अदन्या नाइक के सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो लेकर उन्हें बेहुदा कैप्शन के साथ वायरल किया है। इन फोटो में अदन्या के साथ उनकी मां भी है। निकम की विचारधारा से समर्थन रखने वाले कई लोग भी ऐसी ही पोस्ट लगा रहे हैं। सतीश निकम ने कैप्शन में लिखा है, इस फोटो में 2 पतिव्रता महिलाओं की फोटो है। अपने मृत पति और पिता की मौत पर दुखी होने का क्या यही तरीका है? इसके बाद उन्होंने लिखा कि हमारे लोकतंत्र पर हमला कर रहे इन गिद्धों का पर्दाफाश किए जाने की जरूरत है। सतीश निकम ने लिखा कि ये लोग मराठी मानुस जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। अर्णब की रिहाई के लिए ट्विटर पर चले ट्रेंड्स के साथ उन्होंने इस पोस्ट को लिखा और इसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी टैग कर दिया। लेकिन जैसे ही उनकी पोस्ट को लेकर बवाल होना शुरू हुआ, उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन अभी भी एक पोस्ट उनके ट्विटर अकाउंट पर है जिसमें उन्होंने अदन्या और उनकी मां की फोटो लगाई हुई है। निकम की इस पोस्ट की शिवसेना से संबद्ध युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई ने मजम्मत की है। वरुण ने कहा, देखो जरा बीजेपी आईटी सेल क्या फैला रही है। मराठी मानुस के साथ खड़े होने के बजाय कोई कैसे इस तरह की बात सोच सकता है। सरदेसाई ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, महाराष्ट्र साइबर सेल और ट्विटर इंडिया से निकम के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है, क्योंकि निकम ने किसी महिला की इजाजत के बिना उनकी व्यक्तिगत फोटो को पोस्ट किया है। तो इस मामले में पहली बात तो यह है कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी से बीजेपी बुरी तरह बौखलाई हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेताओं के ट्वीट आप देख चुके हैं, वो किस तरह से जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आखिरकार अर्णब के प्रति उनके मन में इतनी नरमी क्यों है, इतना उनके प्रति प्यार क्यों उमड़ा हुआ है? आप समझ सकते हैं कि अर्णब गोस्वामी दरअसल पत्रकारिता नहीं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उनको जेल जाने से अब बीजेपी को लग रहा है कि उनकी पोल खुल गई है, उनकी भी बदनामी हो रही है। और चूंकि वो उनकी पार्टी का योद्धा है, उनकी विचारधारा का योद्धा है, इसलिए उसका बचाव करना उनके लिए जरूरी हो गया। लेकिन इस क्रम में उन्हें अपनी सीमाओं, मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पूरा हक है कि अर्णब गोस्वामी के पक्ष में वो लिखें, बोलें और प्रदर्शन करें, लेकिन मर्यादाओं के भीतर रह के। लेकिन जैसे कि बीजेपी की तमाम आईटी सेल में ये बुराई घुस गई है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय आईटी सेल है, अमित मालवीय जिसके प्रधान हैं, वो खुद भी कई ऐसी गलत तथ्यात्मक पोस्ट कर चुके हैं जिस पर उनकी कड़ी आलोचना हुई है। उन्हें ट्वीट अपने हटाने पड़े हैं, पोस्ट हटानी पड़ी हैं।
इसी तरह से विभिन्न राज्यों की जो शाखाएं हैं वो भी इसी तरह से व्यवहार कर रही हैं, जो कि आप महाराष्ट्र की जो IT सेल है जिसके सतीश निकम प्रमुख हैं, उन्होंने जिस तरह से एक परिवार की निजी चीज़ों को बेहुदे कैप्शन के साथ सार्वजनिक किया है, टीका टिप्पणी की है, वो एक घटिया मानसिकता का ही परिचायक है। वो बताता है कि इस तरह के काम में बीजेपी ने कैसे लोगों को लगाया है, कैसे उनको ट्रेनिंग दी है और वो क्या किस तरह की बैकग्राउंड से, किस तरह के संस्कार से आए हुए हैं। तो जाहिर है जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन्हें बीजेपी में महत्व भी मिल रहा है। आप याद कीजिए तेजस्वी सूर्या को, जिन्होंने घटिया ट्वीट की थी अरब महिलाओं के बारे में और फिर बाद में उनके ट्वीट हटाए भी गए और फिर उनकी दुनिया भर में निंदा भत्सना भी हुई। तो ये बीजेपी में एक नहीं है, हर शाख पे उल्लू बैठा है और ये बार बार वो प्रूफ कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए उनके हौसले बढ़ते जाते हैं और लगातार वो ये करते आ रहे हैं। अभी भी सतीश निकम की कोई बीजेपी की तरफ से कोई आलोचना, निंदा, भत्सना नहीं हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमित मालवीय के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, इनके खिलाफ भी नहीं हुई और ना होगी, क्योंकि इन ऐसी चीज़ों से पार्टी उन्हें प्रमोट करेगी, उन्हें बेहतर पद की तरफ ले जाएगी और ऐसा बहुत सारे मामलों में होते हुए हम देख चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो ज़रूर होना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए सरकार को केस दर्ज करने चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनके खिलाफ केस पर अदालती कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, तभी इन्हें थोड़ा सा समझ आएगी। जिस तरह से अर्णब गोस्वामी को अब समझ में आना चाहिए, हालांकि मुश्किल है, जिस तरह के अहंकारी जिद्दी व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी अगर कानून का राज हो और कानून का डंडा चले तो बहुत सारे लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं। अगली खबर लेते हैं। लैपटॉप और वाईफाई की सुविधा न होने की वजह से दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज की एक प्रतिभाशाली छात्रा ऐश्वर्या ने तेलंगाना में आत्महत्या कर ली है। लॉकडाउन के कारण वो पढ़ाई जारी रख पाने में असमर्थ थी। फरवरी से कॉलेज बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। जिसके पास लैपटॉप, वाईफाई की सुविधा नहीं है, वो बिना पढ़े ही परीक्षा देने को मजबूर हैं। तेलंगाना की इस 19 वर्षीय छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी के सामने भी यही दिक्कत थी। उनका परिवार पहले से ही कर्ज में डूबा था और लॉकडाउन में कमाई भी खत्म हो गई थी। इस वजह से ऐश्वर्या लैपटॉप खरीद नहीं सकती थी और ऑनलाइन पढ़ाई करने में भी सक्षम नहीं थी। उन्होंने आत्महत्या के कारणों का जिक्र सुसाइड नोट में किया है। नोट में लिखा हुआ है, मेरे कारण मेरा परिवार कई आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा है। मैं अपने परिवार के लिए बोझ हूँ, मेरी शिक्षा एक बोझ है। यदि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती तो मैं जीवित नहीं रह सकती। छात्रा के पिता ने बताया कि वो लॉकडाउन के कारण घर आ गई थी। उसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, जिसके लिए उसने पुराना लैपटॉप खरीदने को कहा था, जो वो नहीं खरीद पाए। लड़की के पिता मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। वहीं ऐश्वर्या की आत्महत्या की खबर को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लॉकडाउन और नोटबंदी ने अनगिनत घरों को तबाह कर दिया है। तो ये एक और मामला है। इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं कि चूंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, लोगों के पास साधन नहीं है और नोटबंदी के बाद से जिस तरह से तमाम परिवारों की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है और फिर लॉकडाउन ने भी बुरे हाल कर दिए हैं कोरोना की वजह से। तो इस सरकार की तरफ से उन्हें कोई राहत भी नहीं मिल रही है। ये तो यूनिवर्सिटीज ने, कॉलेजेस ने फैसला कर लिया कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, लेकिन उन्होंने उन छात्रों के बारे में नहीं सोचा जिनके पास लैपटॉप, मोबाइल वगैरह नहीं है, जो इंटरनेट वगैरह का खर्च नहीं उठा सकते हैं। और जाहिर है कि ऐसे में वही लोग फायदे में रहेंगे जो सक्षम हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं और बाजी मार सकते हैं। ऐश्वर्या रेड्डी बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा थी। उसने 96% नंबर हासिल किए थे 12th में और इसी वजह से उन्हें लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है दिल्ली का, वहाँ उनको एडमिशन मिला था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस समाज का, कि वो इतनी प्रतिभाशाली छात्रा को आत्महत्या करना पड़ा क्योंकि वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते थे। उसके घर वाले उसकी वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकती थी। तो ये एक विडंबना है जो बताती है कि हमारी सरकारों की नीतियों की वजह से हमारे विश्वविद्यालयों की जो असंवेदनशीलता है, नासमझी है, उसकी वजह से
किस किस तरह से इस देश के छात्र छात्रा भुगत रहे हैं, बल्कि तमाम लोग भुगत रहे हैं और इस दिशा में कोई भी सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मित्रों, ये था आज का सुनिए सच, आज की खास खबरों का विस्तार से विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने सत्यहिंदी.com को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।